नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संसद में फिलहाल उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। आज शाम तक हमें पता लग जाएगा हमारे अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे। आज के सेशन में मुख्य रूप से हम बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पर। कैसे निर्वाचन होता है, इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल में कौन कौन आता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है टू इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज का टॉपिक यही होगा हमारा। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मैं आपको बता दूं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो हमारे देश के सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। जो उपराष्ट्रपति का पद है वो हमारे देश के सर्वोच्च दूसरे नंबर के पद पे आता है। अभी फिलहाल जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंटेरियंस, ऑल दी एमपीज दे पार्टिसिपेट। इलेक्टोरल कॉलेज की मैं डिटेल में आपको बात बताऊंगी। ये वोट कर रहे हैं अगले उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, जिसमें कि जो दो प्रमुख कैंडिडेट्स हैं वो है रूलिंग पार्टी के जगदीप धनखड़ जी और ऑपोजिशन की नॉमिनी है मार्गरेट अलवा जी। पार्टी मतलब जो इलेक्शन प्रक्रिया है वो फिलहाल चल रही है। यहां मैं आपको बता दूं कि वोटिंग का जो समय होता है पार्लियामेंट में वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक होगा और वोटिंग के बाद आज ही वोट्स काउंट भी कर लिए जाएंगे। यानी कि आज शाम तक ही हमको पता लग जाएगा कि हमारे अगले उपराष्ट्रपति कौन बनने वाले हैं। इस संबंध में आपको बताऊं मैं कि जो अगले उपराष्ट्रपति होंगे वो अपने पद की जो शपथ है, उनका जो शपथ ग्रहण होगा वो 11 अगस्त को होगा। ये वही दिन है जिस दिन हमारे फिलहाल जो करंट उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू जी, उनका कार्यकाल समाप्त होता है। ठीक है, तो जैसे ही एक जो करंट उपराष्ट्रपति है उनका कार्यकाल समाप्त होगा, उसी दिन नए उपराष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण करेंगे और अपने पद को संभालेंगे, पदभार संभालेंगे। ठीक है, अगर मैं बॉडी की बात करूं तो कौन कंडक्ट कराता है इस इलेक्शन को, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जो एपेक्स बॉडी है फॉर द कंडक्शन ऑफ ऑल द इलेक्शंस इन इंडिया at parliament level and state legislative या स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, जिसमें कि अगर एग्जैक्टली मैं बताऊं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन से इलेक्शंस कराती है। पार्लियामेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन की प्रक्रिया, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंडक्ट कराना, मतलब उसको अनाउंस करना, कंडक्ट कराना, वोटिंग काउंट करना, सब कुछ कराना इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। देन लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स, स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, विधानसभा, और जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां पे विधान परिषद के निर्वाचन की जिम्मेदारी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। इट इज द एपेक्स इलेक्शन कंडक्टिंग बॉडी इन इंडिया। लेकिन स्टेट्स में जो लोकल गवर्नमेंट्स होती है यानी पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज होती है, उनका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कंडक्ट करता। उसके लिए देयर इज अ सेपरेट बॉडी जिसको स्टैब्लिश किया जाता है, बनाया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट देमसेल्फ, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, वो कराती है। बाकी अदरवाइज ये इलेक्शंस कराए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करती है। क्या है इसको लेकर संवैधानिक प्रावधान, इलेक्शन की प्रक्रिया को लेकर, इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में, सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एनडी लाइव 10 चैनल पर भी फॉर माई क्लास अपडेट्स एंड शेड्यूल्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल और प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। बहुत जल्दी प्राइस हाइक होने वाला है, अभी जाइए एनरोल कीजिए विद माय कोड NDLive10 सो दैट यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट एट द करंट प्राइस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फर्स्ट। पहले संवैधानिक प्रावधान क्या दिए गए हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो उपराष्ट्रपति से संबंध रखते हैं। तो हमारे संविधान का भाग 5 which deals with the union government, केंद्र सरकार के बारे में बात करता है, उसका चैप्टर 1 talks about the executive यानी कि कार्यपालिका। उसमें उपराष्ट्रपति के बारे में भी बात की गई है। अगर एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो एग्जीक्यूटिव कंप्राइज ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल, ये सभी मिलकर हमारा एग्जीक्यूटिव ऑर्गन बनाते हैं गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ये डिस्कस करता है अबाउट द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो वाइस प्रेसिडेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है। उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, 5 ईयर टर्म होता है। लेकिन यहां पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कार्यकाल जो दिया गया है संविधान में 5 साल दिया गया है, लेकिन उसके साथ ये भी कहा गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपने पद पर तब तक बने रहेंगे 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी, जब तक कि नए उपराष्ट्रपति नहीं आ जाते, पद नहीं ग्रहण करते। यानी कि द पोस्ट कैन नॉट रिमेन वेकेंट, वो खाली नहीं रह सकती। ठीक है, बट कैन कंटिन्यू टू बी इन द ऑफिस इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपायरी ऑफ टर्म
until the successor assumes his office। जैसा कि मैंने बताया 11 अगस्त को एम वेंकैया नायडू जी जो हमारे करंट उपराष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल समाप्त होगा, उसी दिन हमारे नए उपराष्ट्रपति अपनी शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है, अगर आर्टिकल्स की बात करूं तो 63 से लेके 73 तक, 63 से लेके 73 तक डील करते हैं विद दी क्वालिफिकेशंस, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, इलेक्शन की प्रक्रिया या फिर रिमूवल कैसे होता है उपराष्ट्रपति का, इन सभी के संबंध में, कार्यकाल, इलेक्शन, रिमूवल, क्वालिफिकेशन एटसेट्रा। ठीक है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आर्टिकल 63 बोलता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 बताता है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होंगे काउंसिल ऑफ स्टेट के। यानी कि जब हम किसी उपराष्ट्रपति को निर्वाचित कर रहे हैं, उनके इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही है, तो एक्चुअली हम उस समय राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं उनको भी निर्वाचित कर रहे हैं, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति हैं वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के भी। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा। ठीक है, ये आर्टिकल में कहा गया है कि द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो ग्रहण नहीं कर सकते, नहीं ले सकते हैं। नाउ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज एक्चुअली नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एनीवेयर, लेकिन कौन कौन से पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आते ये संविधान जरूर बात करता है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि कौन से पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी में नहीं आते। कॉन्स्टिट्यूशन ये बताते कि ये पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आते, ये नहीं बताता कि कौन से पद आएंगे। ठीक है, चलिए, इस संबंध में कहा गया है कि ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट। नाउ वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति इसी आर्टिकल में दिया गया है कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। साथ में ये भी कहा गया है कि अब ऑब्वियसली बात है, जब राष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद है, कभी ऐसी एब्सेंटिज्म हो सकता है, कभी ऐसा सिचुएशन आ सकती है जब राष्ट्रपति अनेबल है अपनी पद पर काम करने के लिए, किसी भी कारण से हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति पदभार संभालते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। मतलब कोई भी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं वो वेकेंट नहीं रहती हैं, हमेशा कोई ना कोई ऑल्टरनेट या कोई ना कोई सक्सेसर ऐसा होता है जो उस पद के कार्यभार को संभालता है। सिमिलरली इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो जब किसी समय पर वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह की जो पोजीशन है उस पर एक्ट करेंगे या उनके जो भी फंक्शंस हैं उनको डिस्चार्ज करेंगे, तो अंडर आर्टिकल 64 के बाद आर्टिकल 65 वो उस समय एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कार्य नहीं करेंगे। अब ऐसे में क्या होगा, लेट्स सी, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूं। प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट होने के साथ साथ ही चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ऑल्सो, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है ना। चलो, अब राष्ट्रपति किसी वजह से अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे समय पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पदभार संभालेंगे, उनके कार्य करेंगे, उनकी जो भी फंक्शंस रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे। जब वो राष्ट्रपति के पदभार संभाल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ही कैन नॉट बी द चेयरमैन। अब यहां पर कौन होगा, देयर विल बी अ वाइस चेयरमैन, वो इस पद को संभालेगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, इसके बाद पूरी प्रक्रिया, दैट्स अ पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं, उसके बारे में फिर कभी किसी और क्लास में बात करेंगे। आई होप आपको ये भी फिलहाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चेयरमैन की तरह काम नहीं करेंगे और उस समय जब वो राष्ट्रपति के पदभार को संभाल रहे हैं तो उनको वही सैलरी अलाउंसेस मिलेंगे जो कि राष्ट्रपति को मिलते हैं, और उस समय उनको एज अ चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा के जो चेयरमैन है उनके जो अलाउंसेस हैं या सैलरी है वो उनको नहीं दी जाएगी। राष्ट्रपति की सैलरी अलाउंसेस मिलेंगे, चेयरमैन के सैलरी अलाउंसेस उनको नहीं मिलेंगे यहां पर। ठीक है, जैसा कि आर्टिकल 97 में कहा गया है। चलिए, अब कौन कौन इलेक्ट करता है, ये तो संवैधानिक प्रावधान हुए जिनके बारे में हमने बात कर ली। अब मैं आपके साथ सिर्फ आज बेसिकली डिस्कस करूंगी इलेक्शन की प्रक्रिया। टर्म मैंने आपको बताया 5 साल का होता है। क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे और इलेक्शन के बारे में बात करेंगे, सिर्फ उनकी फंक्शंस, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके बारे में आज के सेशन में डिस्कस नहीं करेंगे। विल टेक अ सेपरेट सेशन जिसमें हम डिटेल में केवल वाइस प्रेसिडेंट ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। सो आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इनके निर्वाचन के बारे में बात करता है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो उनका निर्वाचन किया जाता है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, जिसमें कि सभी मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दोनों ही सदनों के सभी सदस्य
जैसे कि अगर मैं राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज की बात करूं तो उसमें दोनों सदनों के केवल इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में ऑफ द प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति के केस में दोनों सदनों के सभी सदस्य यानी कि जो निर्वाचित सदस्य हैं या फिर जो नामांकित सदस्य हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑल इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स, है ना, इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं और कुछ राज्यसभा में जैसे 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं तो वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। वोटिंग होती है एक सीक्रेट बैलेट के थ्रू और जो वैल्यू ऑफ वोट है सभी एमपीज की, हर एमपी की, वो सेम रहती है। ठीक है, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने कहा, मतलब इट इज वन सेम वैल्यू ऑफ वोट सेम रहेगी ऑफ ऑल दी एमपीज, चाहे वो राज्यसभा के एमपी हैं, चाहे वो लोकसभा के एमपी हैं, इलेक्टेड एमपी हैं या नॉमिनेटेड एमपी हैं। ठीक है, अब कौन बन सकता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए, सबसे पहली तो है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 35 साल की हो चुकी है, जो 35 साल की आयु प्राप्त कर चुका है, वो अप्लाई कर सकता है फॉर द पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ जो कैंडिडेट होगा उनको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। नाउ इंडियन सिटीजन यहाँ पर बाय बर्थ नहीं लिखा है, तो इट कैन बी थ्रू नेचुरलाइजेशन ऑल्सो। साथ में उनको वो सभी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी जिससे कि वो राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। तो यानी कि पहली कंडीशन क्या हो गई, ही हैज टू बी 35 years of age, नंबर 2 सिटीजन ऑफ इंडिया, नंबर 3 शुड बी एलिजिबल फॉर बिकमिंग अ मेंबर टू राज्यसभा, राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने की उनके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसके साथ साथ कोई भी ऐसा व्यक्ति एलिजिबल नहीं होगा इस निर्वाचन के लिए जो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जिसके पास किसी और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काम करता है, कोई होल्ड करता है ऐसा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन अगर वो किसी और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है तो वो ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति नहीं बनेगा। ठीक है, मैंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपसे क्वेश्चन किया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, अब नॉमिनेशन कैसे होता है? अब कंटेस्ट किया जाएगा इलेक्शन तो नॉमिनेशन होगा। तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया इतनी सिंपल नहीं है जैसे कि हम लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, ऐसे नहीं होता। लोकसभा में तो पार्टी नॉमिनेट कर देती है, यहां पर प्रपोजर्स और इलेक्टर्स चाहिए जो सेकंड करेंगे। मतलब एक कैंडिडेट अगर चाहता है कि उसका नामांकन दिया जाए तो ऐसी सिचुएशन में 20 इलेक्टर्स होंगे जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उनके जो उस नाम को प्रपोज करेंगे, और साथ में कम से कम 20 इलेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो उस नाम को सेकंड करेंगे। मतलब 20 लोगों ने कहा कि वी वांट दिस पर्सन टू बी द नॉमिनी फॉर वाइस प्रेसिडेंट, उसके साथ 20 से ज्यादा, कम से कम 20 लोग उसको सेकंड भी करेगी, हाँ हम भी चाहते हैं यही व्यक्ति बने। ठीक है, फॉर द नॉमिनेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इसके साथ साथ द पर्सन हैज टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000 रुपीज। ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया हो गई। अब वोट कैसे काउंट होते हैं ना, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वे। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है इट इज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन, करेक्ट। मतलब हमारा रोल इसमें नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा चुने गए जो मेंबर्स हैं लोकसभा के वो पार्टिसिपेट करते हैं, और स्टेट असेंबलीज के द्वारा चुने गए मेंबर्स ऑफ राज्यसभा वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया जिसमें सभी एमपीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो नॉमिनेटेड एमपीज हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। हमारे यहाँ चलता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो यानी कि पहले क्या होता है, मैं आपको ना समझाने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद हम समझेंगे। देखिए, दो चीजें समझनी है हमें। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट समझते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि अगर लेट्स से दो कैंडिडेट्स हैं ए एंड बी, तो सभी इलेक्टर्स को उनके नाम के आगे हैव टू गिव प्रेफरेंस। दिस इज माय फर्स्ट प्रेफरेंस, दिस इज माय सेकंड प्रेफरेंस। इस तरह से चलता है। अगर 3 है तो 3 प्रेफरेंस। ट्रांसफरेबल वोट कैसे सिस्टम चलता है? ठीक है, एक व्यक्ति का ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, इनमें ए को मिली लेट्स से थर्ड प्रेफरेंस, बी को मिली फर्स्ट प्रेफरेंस, सी को मिली सेकंड प्रेफरेंस, एंड सो फोर्थ, ऐसे होता है। तो प्रक्रिया क्या होती है, एक ना कोटा होता है। कोटा क्या मतलब हुआ? कोटे का मतलब होता है कि जो टोटल वोट्स हैं, जो भी टोटल वोट्स पड़ी है, टोटल वैलिड वोट्स, मतलब जो जायज वोट्स। जायज वोट का मतलब हुआ दैट एवरीबडी हैज टू गिव देयर फर्स्ट प्रेफरेंस मिनिमम। ठीक है,
टोटल वैलिड वोट्स को 2 से डिवाइड किया जाता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति कितने हैं, 1 चुना जाएगा +1। तो बेसिकली हम कह सकते हैं टोटल वैलिड वोट्स विल बी 50% +1। अगर किसी व्यक्ति को वैलिड वोट्स का 50% +1 मिल जाता है, यानी मेजॉरिटी मिलती है, कोटा मिलता है, तभी उसको निर्वाचित घोषित किया जाता है। अब कोटा कैसे आएगा, लेट्स सी, दीज आर 3 मेंबर्स हियर। क्विकली समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से द कोटा, लेट्स से द वैलिड वोट्स फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज, जो वैलिड वोट्स पड़ी हैं वो हैं लेट्स से 1000 वोट्स, 1000 लोगों ने वोट किया। ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, आई एम नॉट गिविंग यू द एग्जैक्ट नंबर्स, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर आपसे नहीं पूछते, लेकिन आपको प्रक्रिया पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका कोटा क्या होगा, व्हाट विल बी द कोटा, कोटा विल बी 1000 डिवाइड बाय 2 +1 which will be 500 +1. Correct? This is the quota. Now there are 3 candidates A, B, C. मैंने आपको प्रेफरेंसेस बताई, तो पहले राउंड में लेट्स से लोगों ने प्रेफरेंस दी हैं और A को मिली हैं 450 लोगों की वोट्स, B को मिली हैं लेट्स से 250, C को मिली हैं 300 वोट्स, ठीक है। 1000 वोट्स हो गई पूरी। किसी के पास भी कोटा है, नो, none of them has received the quota. Now the second round of voting काउंटिंग होगी, जिसमें कि B को रिमूव कर दिया जाएगा। नाउ B को जिन लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी होगी, जिन लोगों ने B के साथ 1 लगाया होगा, उन्होंने A के साथ कुछ और लगाया होगा और C के साथ कुछ और लगाया होगा, प्रेफरेंस है ना। नाउ द सेकेंड राउंड विल बी, जिन लोगों ने B को A दिया है उनकी वोट ट्रांसफर हो जाएंगी जिस जिसको प्रेफरेंस दी है। कुछ लोगों ने हो सकता है A को प्रेफरेंस दिया हो, कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने B को 1 किया है और C को 2 किया है। गेटिंग इट? अब ये वोट्स काउंट होंगी सेकेंड राउंड में। नाउ व्हाट विल हैपन इज, लेट्स से सेकेंड राउंड के बाद A गेट्स, ये 250 वोट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे दोनों के बीच में, A गेट्स 600 वोट्स एंड B gets 400 votes. A will be selected or elected. This is how it works. ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट तरीका है। यही मैंने यहां पर आपको बताया हुआ है कि जो पहला फर्स्ट चॉइस वोट्स होती हैं रिसीव्ड बाय ईच एमपी इज डिटरमाइन, पहले वो डिटरमाइन की जाती हैं, उसके बाद जो कैलकुलेट नंबर्स हैं उनको ऐड किया जाता है और डिवाइड किया जाता है 2 से, एंड 1 is added to the quotient, 1 जो हमने ऐड किया disregarding any remainder, ठीक है। Now the resulting number is the quota required for candidate to run in the election. Quota चाहिए. This is how the quota is calculated. Later on, after the calculation is done, if the total number of votes credited to any candidate at the end of the first or any subsequent count is equal to or greater than the quota, then that person is declared elected. वो व्यक्ति elected declare किया जाएगा। अभी हमें देखना है कि हु विल बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ 5 बजे तक वोटिंग होगी, उसके बाद काउंटिंग हो जाएगी और हमें पता लग जाएगा। लेट्स सी हु इट विल बी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कौन चुने गए हैं, कौन हमारे अगले उपराष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। क्योंकि आई होप जब आप ये वीडियो देखेंगे उसके बाद डेफिनेटली कुछ घंटों बाद ही हमारे उपराष्ट्रपति का नाम आ जाएगा, तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमारे अगले उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। ऑल्सो आई होप आपको समझ में आए होगी प्रक्रिया भी निर्वाचन की। डिटेल में एक सेशन बाद में कभी करेंगे। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आप CSE अश्योर ज्वाइन कर सकते हैं दोस्त। CSE अश्योर आपको दे रहा है अनअकैडमी, जहां पर 2 साल या उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन पर यू गेटिंग 1 ईयर का एक्सटेंशन। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Live 10। आइकॉनिक प्लस या कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के लिए UPSC CSE नोट्स 2.0। अगर आप सैंपल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इज गिवन, यू कैन डाउनलोड दैट। 0% EMI का ऑप्शन है लोन फैसिलिटी पर। Why Unacademy? Because it gives you the best of the benefits with subscription along with the result that we are producing year after year. Combat जो कि हर संडे को होता है सुबह 11 बजे, एनरोल कर सकते हैं विद माय कोड ND Live 10 दोस्तों। दाऊद दरबार ये रेगुलर सेशंस होते हैं। बैचेस हमारे 4 अगस्त से शुरू हो चुके हैं 2023 और 2024 के लिए। अभी एनरोल कीजिए। You just have to use my code ND Live 10 to avail the best discount that is available. और इस कोड को यूज करने का बेनिफिट ये होगा that I will be helping you through and through in your preparation. Also do not forget to like, share and subscribe to the channel. अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में नाम जरूर बताइएगा हमारे अगले उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।